बेटा आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा बेटा राज्यों का पुनर्गठन। क्या रहेगा? राज्यों का पुनर्गठन। यानी हम ये देखेंगे कि भारत में कैसे कैसे राज्य बने हैं। क्या देखेंगे? कि भारत में कैसे कैसे राज्य बने हैं। जैसे आपको पता है कि आज भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हम ये देखेंगे कि भारत के अंदर राज्यों के बनने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है? राज्यों का पुनर्गठन। क्या रहेगा टॉपिक बेटा? हाँ जी, राज्यों का पुनर्गठन। अच्छा, ये टॉपिक बेटा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अपने को 2-3 चीजें समझनी है। ठीक है, और सबसे पहले रहेगा नागपुर अधिवेशन। क्या है? नागपुर अधिवेशन 1920 में 1920 में 1920 में 1920 के अंदर। ठीक है, नागपुर में एक सेशन हुआ था, नागपुर में एक अधिवेशन हुआ था जिसे क्या कहते हैं? नागपुर अधिवेशन। ठीक है बेटा, मैं यहां हूं। ठीक है सचिन, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि 1920 में नागपुर में एक अधिवेशन हुआ था जिस अधिवेशन का नाम क्या है? नागपुर अधिवेशन। ठीक है, नागपुर अभी कहां पर है? महाराष्ट्र में है। तो 1920 में नागपुर में एक अधिवेशन हुआ था जिसे क्या बोलते हैं? नागपुर अधिवेशन। अच्छा, 1920 में एक आंदोलन हुआ था। क्या नाम था उस आंदोलन का? आंदोलन का नाम क्या था? आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। क्या था? असहयोग आंदोलन। तो हमें और भारत के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें लगा था कि भारत को आजादी अब मिलने ही वाली है। तो यहां पर कुल मिलाकर के हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो आजादी के बाद भारत में कैसे राज्यों को बांटा जाएगा। देश के विभाजन की बात नहीं हो रही है, भारत हमें मिलेगा और भारत में हम कैसे राज्यों को बांटेंगे। बात कब की है? 1920 की। और भारत आजाद कब हुआ है? 1947 में। तो एक बात बताओ कि जब भारत आजाद हुआ है 1947 में, तो हम यहां पर डिस्कशन करने लग रहे हैं 1920 में। इतना पहले क्यों नहीं? क्योंकि हमें लगा था कि आजादी बस मिलने ही वाली है। क्योंकि असहयोग आंदोलन जब हुआ था तो ज्यादातर स्वतंत्रता सेनानी को ऐसा लग रहा था कि अब भारत को क्या है? आजादी मिल जाएगी। आई बात समझ में? लेकिन खैर हमें असहयोग आंदोलन में आजादी नहीं मिल पाई। उस समय 1920 में एक अधिवेशन हुआ जिस अधिवेशन का नाम क्या है? नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन में लाला लाजपत राय थे, नागपुर अधिवेशन के अंदर महात्मा गांधी थे। और उस समय इस अधिवेशन में यह डिसाइड हुआ कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। क्या बोला गया? आजाद भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। क्या बोला गया? आजाद भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। 1920 में नागपुर में एक अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन का नाम क्या था? नागपुर अधिवेशन में लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, इनकी प्रेजेंस के अंदर एक बात बिल्कुल डिसाइड हुई कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो आजाद भारत के अंदर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। तो राज्यों के पुनर्गठन के अंदर हम सबसे पहले जो चीज समझेंगे वो क्या समझेंगे बेटा? नागपुर अधिवेशन। कब हुआ था? 1920 में। नागपुर अभी कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। तो नागपुर अधिवेशन में क्या डिसाइड हुआ था? नागपुर अधिवेशन में डिसाइड हुआ था कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो आजाद भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। पता है आपको 1920 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन में क्या डिसाइड हुआ था? कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। भारत का विभाजन किस बेस पे हुआ है? धर्म। भारत का विभाजन किस बेस पे हुआ है? धर्म के आधार पे, कि जहां पर ज्यादा मुसलमान होंगे उसे माना जाएगा पाकिस्तान और जहां पर अन्य होंगे उसे क्या माना जाएगा? भारत। तो भारत का बंटवारा भाषा के आधार पर हुआ नहीं है, किसके आधार पर हुआ है? धर्म के आधार पर। और आजाद भारत में जो हमने राज्य बनाए हैं वो किस आधार पर बनाए हैं? भाषा के आधार पे। तो नागपुर अधिवेशन की मेन खास बात क्या है? ये क्लियर हो गया था कि जब भारत आजाद हो जाएगा, ये क्लियर हो गया था जब भारत आजाद हो जाएगा तो भारत में हम भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे। अब बताओ नागपुर अधिवेशन कब हुआ? 1920 में। नागपुर अधिवेशन में क्या डिसाइड किया गया? कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। यानी नागपुर अधिवेशन 1920 में डिसाइड हुआ कि
स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। ठीक है, चलो आप बताइए नागपुर वर्तमान में कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। इसमें क्या डिसाइड हुआ था? भारत जब आजाद हो जाएगा तो भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएंगे। कौन से बड़े लीडर यहां पर थे? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। ठीक है, अच्छा चंदा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद पता नहीं आप बता पाओगे नहीं बता पाओगे, थोड़ा हार्ड भी है। भारत आजाद कब हुआ था? 1947। 1947 में भारत क्या हुआ? आजाद हुआ। अब भारत आजाद होने के बाद हमें वो चीज इंप्लीमेंट करनी थी जो नागपुर अधिवेशन में की गई थी, है ना। नागपुर अधिवेशन में क्या बोला गया था कि जब भारत आजाद हो जाएगा भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे। भारत आजाद हो गया, अब भारत में क्या करना है? भाषा के आधार पर राज्य बनाने हैं। इसलिए एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था JVP आयोग। क्या था बेटा? JVP आयोग। ठीक है, तो जिन बच्चों ने नोट्स खोल रखे हैं प्लीज बंद करके रख देंगे, क्योंकि मुझे पता तुम्हें कितना आता है। अभी सुन लेंगे, जब मैं पूछूंगा तो बताना। तो जब भारत आजाद हो गया 1947 में, 1947 में, उसके बाद क्या हुआ? जो हमने कहा था नागपुर अधिवेशन में, उसे लागू करने, उसे इंप्लीमेंट करने का क्या है? टाइम आ गया, है ना। इसलिए भारत सरकार ने एक आयोग बनाया जिसका नाम क्या रखा? JVP आयोग। और ये आयोग कब बना मेरे बेटा? 1948, 1948 में। उस समय के 3 बड़े लीडर थे, J से जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल, P से बस ठीक है, पिताबी सीतारमैया। क्या नाम था? पिताबी सीतारमैया। यानी कि J से जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पिताबी सीतारमैया। इन 3 लोगों की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। आयोग का नाम था JVP आयोग। काम क्या था? जो नागपुर अधिवेशन में कहा था आपने उसे लागू कर दीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर 3 लोग थे, जिनमें से एक तो थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। दूसरे कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। और तीसरे कौन थे बेटा? पिताबी सीतारमैया। ये 3 लोग थे और इन 3 लोगों की अध्यक्षता में एक आयोग बना, JVP आयोग। कोई बताएगा JVP आयोग का काम क्या था? वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा आपने बताया। और बच जाएंगे। यानी कि 1948 में JVP आयोग बना था और JVP आयोग का काम क्या था? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना। JVP आयोग ने नागपुर अधिवेशन में जो कहा था उसके क्रॉस में अपनी जजमेंट दी। JVP आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर भारत में राज्य बना देंगे। सोचने में अच्छा लगता है लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। यानी JVP आयोग ने बोला भाषा के आधार पर राज्य बना दिए जाएंगे। सोचने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली नहीं है, क्योंकि भारत में लगभग हर 20 किलोमीटर पे लोगों के बोलने के तरीके में परिवर्तन आ जाता है। अगर भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनाने लगे तो भारत में अनगिनत राज्य बन जाएंगे, जिसे संभालना भारत के लिए लगभग असंभव होगा। इसका मतलब है JVP आयोग ने क्या किया? नागपुर अधिवेशन में जो कहा था उस बात को क्या करा? काट दिया। और क्या बोला? भाषा के आधार पर राज्य बनाना व्यवहारिक नहीं है। भाषा के आधार पर राज्य बनाना व्यवहारिक नहीं है। भाषा के आधार पर राज्य बनाना व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक का मतलब होता है रियलिस्टिक नहीं है। आप बोल दीजिए कि बना देंगे, वो तो ठीक है, लेकिन बनाना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? सिंपल है, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और अगर भाषा के आधार पर भारत में राज्य बनाए तो भारत में अनगिनत राज्य क्या है? बन जाएंगे। तो इस आयोग ने जो मेन जजमेंट दी वो कहा भाषा के आधार पर राज्य बनाना व्यवहारिक
नहीं है। कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलो। मुस्कान जी, नागपुर कहां है? महाराष्ट्र में। नागपुर अधिवेशन में क्या डिसाइड हुआ था? भाषा के आधार पर राज्य। वेरी गुड, ठीक है। धीरज आप बताइए कि जेवीपी आयोग ने मना क्यों कर दिया कि ये व्यवहारिक नहीं है, ऐसा क्यों किया? हाँ, कि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, अगर भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए तो भारत में कई सारी भाषाएं क्या है, बन जाएंगी। कोई डाउट? चलो, अब हुआ क्या, एक आंदोलन हुआ जिस आंदोलन का नाम था विशाल आंध्रा आंदोलन। 1952 में तेलुगु भाषी लोग काफी टाइम से बोल रहे थे कि उन्हें मद्रास प्रेसिडेंसी को काट करके एक अलग राज्य चाहिए जिसका नाम वो रखेंगे आंध्र प्रदेश। क्या रखेंगे? आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषी लोग काफी समय से ये मांग कर रहे थे कि मद्रास प्रेसिडेंसी यानी रियासत मद्रास प्रेसिडेंसी से काट के जो तेलुगु भाषी लोग हैं उन्हें एक अलग राज्य दिया जाए जिसका नाम वो क्या रखेंगे? आंध्र प्रदेश। उन्हें लगा था मिल जाएगा। नागपुर अधिवेशन में बोली दिया गया था, वो बस वेट कर रहे थे भारत की आजादी का। उन्हें लगा था भारत आजाद होगा और भारत में तेलुगु भाषी लोगों को एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश क्या है, मिल जाएगा। लेकिन इनकी उम्मीद पर, इनकी सोच पर जेवीपी आयोग ने क्या है, पानी फेंक दिया और कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे। तो पता क्या हुआ, इन तेलुगु भाषी लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जिस प्रोटेस्ट का नाम क्या था? विशाल आंध्रा आंदोलन। विशाल आंध्रा आंदोलन तेलुगु भाषी लोगों ने किया था। इनका पर्पस क्या था कि मद्रास प्रेसिडेंसी को काट करके एक राज्य बना दिया जाए जिसका नाम क्या होगा? आंध्र प्रदेश। और इसे लीड कर रहे थे एक कांग्रेसी भारत के एक फ्रीडम फाइटर जिनका नाम था पोटी श्री रामुलु। क्या नाम था? पोटी श्री रामुलु, जो इसे क्या कर रहे थे बेटा? लीड कर रहे थे। क्या नाम था? पोटी श्री रामुलु, ये इसको लीड कर रहे थे। तो विशाल आंध्रा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग आंध्र प्रदेश राज्य बनाना। बेस क्या रहेगा? लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट। यानी कि इन्होंने कहा, बहुत पहले से वेट कर रहे थे, इन्हें लगा था कि मिल जाएगा, लेकिन जेवीपी आयोग ने कहा कि आपको राज्य नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से गुस्सा हो गए और इन्होंने एक आंदोलन किया। आंदोलन का नाम था विशाल आंध्रा आंदोलन। यहां तक समझ में आ गया? तो 1952 में मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी लोगों ने एक आंदोलन किया। उसका उद्देश्य था तेलुगु भाषी लोगों को एक राज्य देना जिसका नाम वो क्या रखेंगे? आंध्र प्रदेश। अब याद रखना, अगर कोई क्षेत्र अलग राज्य मांगता है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि वो अलग होने की बात नहीं कर रहा है, वो भारत के साथ रह करके केवल अलग राज्य की मांग कर रहा है जिसको स्वायत्ता कहा जाता है, नोटा अलगाववाद। इसलिए हमारे लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। लेकिन एक को देना मतलब सबको देना, इसलिए भारत सरकार थोड़ी दुविधा में थी। भारत सरकार हां ना के क्या है, कंडीशन में थी। इसलिए श्री रामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गए और श्री रामुलु 56 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे। कितने दिनों तक? और 56 दिनों तक इन्होंने क्या की बेटा? भूख हड़ताल करी। और उसकी वजह से क्या हुआ? चले गए। इसका मतलब है पोटी श्री रामुलु 56 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे और जिसकी वजह से इनकी क्या है? डेथ हो गई। और जैसे इनकी डेथ हुई, आपको पता है आंदोलन जो शायद पहले अहिंसात्मक था अब वो हिंसा का रूप ले लेगा। इनके जो फॉलोअर्स थे वो पूरे मद्रास को क्या है? जला देंगे। नेहरू इतना बड़ा नुकसान नहीं झेल सकते थे, क्योंकि रिसेंटली भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अभी हमने बहुत मारामारी क्या है देखी थी, हम नहीं टेंशन नहीं चाहते थे। और इस आनंद फानन में दिल पे पत्थर रख करके जवाहरलाल नेहरू ने
पहले भाषा के आधार पर राज्य को अलाउ कर दिया। यानी हमने बोल दिया ठीक है, हम भाषा के आधार पर एक राज्य बनाने को तैयार है, जिसका नाम क्या रहेगा? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है। तो इसको फिर से 2 मिनट लगेगा, फिर से बता देता हूं मैं। 1952 में तेलुगु भाषी लोगों ने एक आंदोलन किया। उन्होंने कहा कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी है उससे काट के उन्हें अलग राज्य चाहिए, आंध्र प्रदेश। आई यहां तक बात समझ में? यह आंदोलन इसलिए करना पड़ा इनको क्योंकि जेवीपी कमीशन ने नागपुर अधिवेशन की जो जजमेंट थी उसको कट कर दिया था। अच्छा, तो इन्होंने क्या काम किया? पोटी श्री रामुलु जो है वो 56 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठ गए, है ना। और उसके बाद क्या है? उनकी डेथ हो गई। तो यह आंदोलन हिंसात्मक रूप लेने लगा, जिससे डरकर या फिर वायलेंस प्रेशर में आकर के जवाहरलाल नेहरू ने अलाउ कर दिया कि भाषा के आधार पर हम राज्य बना लेंगे। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश बन गया। जैसे ही हमने भाषा के आधार पर एक राज्य बनाया, देखते ही देखते भारत के अंदर अनगिनत मांग फिर आने लगी। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी एक को भाषा के आधार पर राज्य बना देंगे तो आपको सबको बनाना पड़ेगा। देखते ही देखते भारत के अलग अलग क्षेत्रों से मांग आने लगी कि हमको भी भाषा के आधार पर एक राज्य बनाइए, हमको भी भाषा के आधार पर एक राज्य बनाइए। और भारत सरकार अब मना करने की कंडीशन में नहीं थी और भारत सरकार ने कहा बना देंगे। अच्छा, एक बात बताओ, आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठन करने की वजह से क्या एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई? हाँ हुई। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई? सब मांगने लगे। उस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने 1953 में कमीशन बनाया, जिसका नाम रखा SRC, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। अब बनाया फाइनली, जिसके अंदर नेहरू ने कहा रुक जाओ, अभी बनाता हूं तुम्हें भाषा के आधार पे। इसलिए 1953 में एक आयोग बनाया गया, जिस आयोग का नाम क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग। तो 1953 में सरकार ने एक आयोग बनाया जिसका नाम क्या रखा? राज्य पुनर्गठन आयोग। आयोग का काम क्या था? भारत में राज्यों का गठन करना। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, किसी भी आयोग के पास ये पावर नहीं होती है। आयोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? भारत सरकार को सिफारिश करता है। आई मेरी बात समझ में? सलाह देता है भारत सरकार को। भारत सरकार उस सलाह के आधार पर बिल संसद में पेश करेगी और उसको इंप्लीमेंट करने की पावर किसके पास है? संसद के पास, भारत सरकार के पास। तो आयोग जो है भारत सरकार को सलाह देगा या कर देगा? वेरी गुड। तो जब इतनी बड़ी टिपिकल प्रॉब्लम आ गई, इस प्रॉब्लम को कैसे रिसॉल्व किया जाए, इसलिए भारत सरकार ने 1953 में एक आयोग बनाया और आयोग का नाम क्या रखा? राज्य पुनर्गठन आयोग, SRC, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना है? 1953 में। किसकी अध्यक्षता में बना है? फजल अली। ठीक है। HN कुंजरू, KM पन्नीकर। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि 1953 में भारत सरकार ने एक आयोग का गठन किया। ये आयोग उस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करेगा जो आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने की वजह से क्रिएट हुई थी। यहां तक क्लियर है? ये आयोग कब बनाया गया? 1953 में। एग्जाम में केवल एक ही नाम लिखना है आपको, फजल अली। फैजल नहीं, फजल अली। तो 1953 में राज्यों का गठन करने के लिए एक आयोग बना। आयोग का नाम क्या रखा गया? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? फजल अली, HN कुंजरू और KM पन्नीकर। हृदयनाथ कुंजरू नाम था इनका पूरा। यानी कि जो हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग बना वो किसकी अध्यक्षता में बना? फजल अली, HN कुंजरू और क्या है? KM पन्नीकर। ठीक है। अब इस आयोग का काम क्या था? सिफारिश करना कि उस प्रॉब्लम को कैसे निपटाया जा सके। अब यहां पर हम समझेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी क्या सिफारिश दी भारत सरकार को। क्यों? आयोग मतलब तदर्थ कमीशन। तदर्थ का मतलब होता है अस्थायी। कोई कमीशन सिफारिश देने के लिए बनती है, भारत सरकार को सिफारिश देती है और अपने आप को क्या कर लेती है? नष्ट कर लेती है। ऐसे कमीशन को हम क्या कहते हैं? तदर्थ आयोग। क्या बोलते हैं? तदर्थ आयोग।
तदर्थ आयोग 11वीं क्लास में पढ़ाया है आपको। संसदीय समितियां, संसदीय समिति दो प्रकार की बनती है, जिनमें से एक है स्थायी समिति और एक होती है अस्थायी समिति, जिसे तदर्थ समिति भी कहते हैं, जो किसी विशेष काम के लिए बनती है और जब वो काम हो जाता है तो अपने आप को खुद ही खत्म कर लेती है। जैसे संविधान सभा बनाई गई थी संविधान बनाने के लिए, संविधान बनाने के बाद उसने अपने आप को समाप्त कर लिया। वैसे ही एक आयोग बना जिसका नाम क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग। ये आयोग क्या करेगा, सिफारिश करेगा कि जो डिमांड चल रही है भाषा के आधार पर राज्य मांगने की, इसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। इसकी पहली सिफारिश, मुख्य भाषात्मक राज्यों का निर्माण। इन्होंने पहले बोला कि भारत में छोटी मोटी बहुत सारी भाषाएं हैं, वो भी सी बात है, तो छोटी मोटी भाषाओं को ना टारगेट करो, भारत में जो मेन भाषाएं हैं उन्हें उठाओ और उनके बिहार पर भारत में राज्यों को क्या है, बांट दो। इसका मतलब है जेवीपी आयोग ने क्या बोला था, बहुत सारी भाषाएं हैं तो बहुत सारे राज्य बन जाएंगे, बोला था ना, बोला था कि नहीं बोला था। लेकिन यहां पर राज्य पुनर्गठन आयोग कह रहा है कि बहुत सारी भाषाएं अगर हैं तो सभी भाषाओं पर फोकस ना करो, आप मेन भाषाओं को उठाओ और मेन भाषाओं के आधार पर राज्य बना दो। इसका मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग की पहली सिफारिश है भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए। इसका मतलब यह है नागपुर अधिवेशन में कहा था भाषा के आधार पर राज्य बनाओ, जेवीपी कमीशन ने बोला मत बनाओ, और राज्य पुनर्गठन आयोग ने बोला भाषा के आधार पर राज्य बनाओ। लेकिन आप जो भाषाएं टारगेट करेंगे, आप जो भाषाएं टारगेट करेंगे वो भारत की मेन भाषाएं लो, छोटी मोटी सारी भाषाएं लेंगे तो छोटे मोटे बहुत सारे राज्य बन जाएंगे। इसकी पहली सिफारिश थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की पहली सिफारिश क्या थी, हाँ, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए। यहां तक आ गया समझ में। इसकी दूसरी विशेषता थी क ख ग प्रणाली का अंत। जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब भारत में क्षेत्रों को 3 नाम से पहचानते थे। नाम एक का ख ग, प्रांत, रियासतें, जीते हुए क्षेत्र, अर्जित किए गए क्षेत्र। यानी कि भारत के अंदर जो क्षेत्र होते थे उसको हम 3 रूपों में जानते थे या फिर 3 रूपों में विभाजित करते थे। यानी एक तरफ है प्रांत, मैंने पढ़ाया था, एक तरफ क्या है रियासतें, और एक तरफ है जीते हुए क्षेत्र जो पहले इंडिया का हिस्सा नहीं था, अंग्रेजों ने भारत में आने के बाद क्या है छीन लिया। इन्होंने कहा इसको खत्म करो, ये सिस्टम खत्म करो, पूरे को मिला लो एक जगह। अब भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, एक को कहा जाएगा राज्य और दूसरे को कहा जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। राज्य वो होंगे जिनको चलाने के लिए राज्य सरकार होगी और केंद्र शासित प्रदेश वो होंगे जिनको केंद्र सरकार उपराज्यपाल के थ्रू चलाएगा। समझ रहे हो, भारत के अंदर किसी भी प्रदेश को 2 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, या तो वो राज्य है जिसको चलाने के लिए राज्य सरकार होती है, या तो केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर एक एलजी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, उपराज्यपाल होता है, और उपराज्यपाल के थ्रू केंद्र सरकार किसको चलाती है, केंद्र शासित प्रदेशों को। पढ़ाया हुआ है। 8 यूनियन टेरिटरी में से 3 ऐसे हैं जिनकी अपनी खुद की क्या होती है, गवर्नमेंट, जिनमें से एक दिल्ली है जहां हम सब बैठे हैं, एक पांडुचेरी है, दूसरा क्या है जम्मू एंड कश्मीर। इस तरीके से भारत के अंदर टोटल कितनी गवर्नमेंट होती है, 31, जिसमें से 28 राज्य और 3 का होती है यूनियन टेरिटरी। खैर वो नहीं पढ़ना है अपने को अभी, अपने को बस अभी ये पढ़ना है कि इसमें सिफारिश दी गई कि का खा गा प्रणाली का अंत कर दिया जाए और भारत को 2 ही रूपों में पहचाना जाए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राज्य वो जिनको चलाने के लिए राज्य सरकार हो और केंद्र शासित प्रदेश वो, हाँ वेरी गुड। तीसरा जो सिफारिश दी गई वो बोला गया कि इस आधार पर भारत में बनाए जाएं 16 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग जो था, एसआरसी जो था, उन्होंने भारत सरकार को सिफारिश करी। सिफारिश क्या करी कि भारत के अंदर आप टोटल 16 राज्य बनाओ और टोटल
3 केंद्र शासित प्रदेश बनाओ। आप मुझे बताओ, ऐसा कर दिया या सिफारिश दी गई है? मानना या ना मानना वो तो भारत सरकार के ऊपर है ना। आयोग केवल सिफारिश दे सकता है। तो आयोग ने भारत सरकार को सिफारिश दी, अंडमान निकोबार, मणिपुर, दिल्ली को छोड़ करके बाकी सबको क्या बना दिया जाए? राज्य। यूनियन टेरिटरी कितनी बनाई जाए? केवल 3। कौन कौन सी? अंडमान निकोबार, मणिपुर और क्या है? दिल्ली। बाकी सबको क्या बना दिया जाए? राज्य बना दिया जाए। इस तरीके से भारत में बनाए जाएंगे 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। अगली और आखिरी सिफारिश दी, आर्थिक एवं प्रशासनिक परिपूर्ण राज्य। इसका मतलब यह है कि अगर राज्य बड़ा होगा तो उसे पैसा क्या दिया जाए? ज्यादा। अगर राज्य बड़ा होगा तो वहां के एमएलए ज्यादा होंगे, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा? ज्यादा। इसका मतलब है राज्य इस हिसाब से बनाया जाए कि वो क्या रहे? सफिशिएंट। सफिशिएंट उसे क्या मिले? पैसा। और सफिशिएंट उसे क्या मिले? एडमिनिस्ट्रेशन। कहीं ऐसा ना हो कि राज्य तुमने बड़ा बना दिया, पैसा तुम उसे कम दे रहे हो, तुम उसे एडमिनिस्ट्रेशन मतलब राज्य को चलने के लिए सरकारी कर्मचारी, पुलिस वाले आप क्या दे रहे हो? कम। इसका मतलब अगर राज्य बड़ा बनाएंगे तो उसको पैसा और प्रशासन क्या दीजिए? ज्यादा। और राज्य अगर छोटा बनाएंगे तो प्रशासन और पैसा क्या दीजिए? कम। ये 4 सिफारिशें राज्य पुनर्गठन आयोग ने किसको सौंप दी बेटा? भारत सरकार को। कब दी बेटा? 1955 में। कब दी? 1955 में। 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया? 1953 में। और उसने 2 साल के अंदर अपनी सिफारिशें किसको सौंप दी? केंद्र सरकार को। सिफारिशें क्या थी? भाषा के आधार पर राज्य बनाओ, का खा गा प्रणाली का अंत कर दो, भारत में 16 राज्य बनाओ और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाओ, और आर्थिक और प्रशासनिक परिपूर्ण राज्य मतलब राज्य के हिसाब से राज्य को पैसा और क्या दीजिए? एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए। क्लियर है? भारत सरकार ने बिल को संसद में पेश किया और इसकी रिपोर्ट को 1956 में लागू कर दिया गया। लेकिन भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। यानी देखा जाए तो रिपोर्ट में कितने राज्य बनाने थे? 16। और कितने यूटी बनाने थे? लेकिन भारत सरकार सिफारिश तो देगा, वो तो भारत सरकार देखेगी कि अपने पॉलिटिकल व्यू के हिसाब से क्या प्रैक्टिकल है और क्या प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए भारत सरकार ने 1956 में भारत में भाषा के आधार पर राज्य बांटे। यानी भारत में जितने भी राज्य बने वो किस आधार पे बने? उस समय। उसके बाद नहीं। उसके बाद जो राज्य बने हैं वो अपनी वजह से बने हैं, अपनी वजह से बने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 2000 में 3 बड़े राज्यों को बांट दिया गया। कब? 2000 में 3 बड़े राज्यों को बांट दिया गया। यूपी को काट दिया, उससे उत्तराखंड निकाला। बिहार को काट दिया, उससे झारखंड निकाला। मध्य प्रदेश को काट दिया, उससे क्या निकाला? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। क्या निकाला? छत्तीसगढ़। राज्यों को बांट दिया गया। अब मेरे बेटा यहां भाषा के आधार पर नहीं बांटा गया, बाद में मतलब भाषा के आधार पर भारत में राज्य बने थे तो बोलोगे 56 में बने थे। उसके बाद में जितने भी राज्य बने हैं वो अलग अलग वजह से बने हैं। 2000 में जिन राज्यों को काट दिया गया वो इसलिए काट दिए गए क्योंकि इतने बड़े राज्य बना दिए गए थे, चलाने में मुश्किल हो रही थी। हल्का डर रहता था कि राज्य बड़ा है, पैसा ज्यादा है, एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा है, कल कोई अलग होने की भी मांग कर सकता है। राज्य छोटे होंगे, थोड़े कमजोर होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट इजीली उसको क्या है? कंट्रोल कर सकती है। इसका मतलब है आगे जाकर के राज्य अपनी अपनी वजह से बने हैं, अलग अलग क्या रही है उनकी वजह रही है। लेकिन 1956 में भारत के अंदर कितने राज्य बनाए गए? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और ये राज्य आज कितने हो गए हैं? 28। और ये प्रदेश कितने हो गए बेटा? 8। ठीक है? तो इसमें याद रखने वाली बातें कौन सी है? सबसे पहले 1920 नागपुर अधिवेशन, जिसमें क्या कहा गया था? भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे। 1948 जेवीपी कमीशन,
भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाएंगे। 1952 विशाल आंध्रा आंदोलन, मद्रास प्रेसिडेंसी से काटकर तेलुगु भाषी लोग अलग राज्य की मांग करने लगे। विशाल आंध्रा आंदोलन, जिसका नाम वो रखेंगे आंध्रा प्रदेश। जैसे लीड किया था पोटीश्री रामुलु, जो 56 दिनों तक भूख हड़ताल पे रहे और फिर ऐसे नहीं बोलते, मृत्यु हो गई। अच्छा, ये समझ में आ गया। उसके बाद 1953 के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट करी इसने, तो एक आयोग बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य कैसे बनाए जाएंगे, इसलिए केंद्र सरकार को सिफारिश करेगा। तो 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में क्या बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसने 4 सिफारिशें दी। भाषा के आधार पर राज्य बनाओ, का खा गा प्रणाली का अंत करो, 16 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाओ, आर्थिक और प्रशासनिक परिपूर्ण राज्य, मतलब जैसा राज्य वैसा एडमिन और फाइनेंशियली कंडीशन उसकी होनी चाहिए। इसने रिपोर्ट केंद्र सरकार को कब सौंप दी, 1955 में, और भारत सरकार ने उसे कब लागू कर दिया, 56 में। और 56 में क्या बना, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। हो जाएगा यहां तक। एक बार ईयर देख लेते हैं। 1920 नागपुर अधिवेशन, 48 जेवीपी आयोग, 52 विशाल आंध्रा आंदोलन, 53 राज्य पुनर्गठन आयोग, 55 रिपोर्ट सौंप दी और 56 में उसे क्या है, लागू कर दिया गया। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।